शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। ओके, बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे अपन? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में अपन ने जो है बेसिक्स सारे कवर किए थे, प्लस शेयर्स, शेयर कैपिटल, मेजॉरिटी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सारी चीजें जो है बेसिक्स कंप्लीट किए थे। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन कौन से देखे थे अपन ने अभी तक? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो क्या बोलता था? इट इज अज्यूम्ड कि आपने डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में है वो आपने देखे हैं, आपको पता है, ऐसा मान लिया जाता है, राइट? दैट वाज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दूसरा डॉक्ट्राइन कौन सा देखा था अपन ने? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, वो क्या बोलता था? जो भी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी जो भी की है वो चीजें सारी वॉइड रहेगी, उस पर ना तो कंपनी स्यू कर सकती है ना ही थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। देन वो डॉक्ट्राइन के बाद में अपन ने जो है एक और कौन सा देखा था? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नाम सुना था, इसको चालू करना बाकी था। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? आपको जो है चीज पता होनी चाहिए, आपने अगर पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, बट ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने पढ़ा है। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो क्या बोलता है कि, सॉरी, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दूसरा क्या बोला अपन ने? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, राइट? अब इसी का काइंड ऑफ अपन ऑपोजिट बोल सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि आपको पता होना चाहिए सब चीजें, अगर आपको नहीं पता है तो भी अब हम मान लेंगे कि आपको पता है, राइट? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि देयर आर सर्टेन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आपने मेमोरेंडम वगैरह देखना, वो बरोबर है, बट इंटरनल वर्किंग जो है कंपनी की वो जैसी चलनी चाहिए। अब एक बाहर वाले को वो थोड़ी पता रहेगा कि इंटरनली जो चीज जैसी चलनी चाहिए वैसी ही चल रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरेंडम में लिखा था कि आप जो है बोरो कर सकते हो। अब बोरोवल के लिए वहां पर इंटरनल रूल उनका यह था कि 4 डायरेक्टर की साइन लगेगी, प्लस एक मैनेजर ने भी उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? पहले मैनेजर ऑब्वियसली, उसके बाद में 4 डायरेक्टर्स की वहां पर साइन लगेगी। अब पर्सन जो दे रहा था पैसे, उसने देखा कि भाई यहां पर अप्रूवल, मतलब पावर है उनको बोरोवल का, बिल्कुल है। अब इंटरनली क्या हुआ, 4 के जगह 3 डायरेक्टर ने साइन किया। ये चीज बाहर वाले को मालूम पड़ सकती है क्या? नहीं मालूम पड़ सकती। यहां पर अगर कंपनी बोले कि नहीं नहीं, हमारा तो अप्रूवल जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ था, तो यहां पर कंपनी को जो है ऐसा मतलब बोल करके प्रोटेक्शन कंपनी को नहीं मिलेगा। यहां पर जो आउटसाइडर है, ही कैन एनफोर्स हिज क्लेम, राइट? दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. It is an exception to doctrine of constructive notice. Constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of internal affairs of the company. अगर जो एक्ट है वो ऑथोराइज्ड है बाय आर्टिकल्स और बाय मेमोरेंडम, then outsider is entitled to assume that all detailed formalities for doing that act have been observed.
आउटसाइडर ने सिर्फ एक चीज देखना जरूरी है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के हिसाब से पावर है या नहीं। अब इंटरनली क्या अप्रूवल, कैसे क्या प्रोसेस, क्या सब होना चाहिए था, ये आउटसाइडर जान नहीं सकता है, तो वहां पर उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। कंपनी कैन नॉट टेल कि भाई इंटरनल प्रोसेस जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, हम जो है ये ट्रांजैक्शन को वॉइड बोलेंगे, ऐसा कंपनी नहीं बोल सकती। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनल आपकी क्या चीज, कैसी क्या प्रोसेस होनी चाहिए थी, वो कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, वो उनका प्रॉब्लम है, आउटसाइडर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। यही चीज एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में डिस्कस हुई थी, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड, जिसको अपन पॉपुलरली टर्कवॉन्ड रूल भी बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ था बेसिकली, एक थी बैंक, एक थी कंपनी। बैंक का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक, कंपनी का नाम बहुत लंबा था, कैमेरॉन्स कोलब्रुक स्टीम कोल स्वानसी लॉ फॉर रेलवे कंपनी। ठीक है, बैंक ने क्या किया, कंपनी को लोन दिया। अब लोन दिया तो कंपनी ने क्या दिया इसके अगेंस्ट, एक बॉन्ड दिया था। कितने का बॉन्ड था वो, अराउंड 2000 पाउंड्स। एक्चुअली वहां पे जो वर्ड है वो ड्राइंग्स है, कि कंपनी ने ओवरड्राफ्ट काइंड ऑफ ड्राइंग्स वगैरह की थी ज्यादा, बट ऐसा समझो कि बैंक ने लोन दिया था कंपनी को। कंपनी ने उसके अगेंस्ट 2000 का बॉन्ड दिया था, कि भाई बैंक को बोला जब भी आप ये बॉन्ड हमारे पास में लेकर के आओगे हम आपको पैसे दे देंगे, राइट, गारंटी ऐसी कंपनी ने दी थी। अब क्या हुआ, कंपनी जो है वो बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन लिक्विडेशन में चली गई। काय में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई। यहां पर इसका जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उसका नाम था टर्कवॉन्ड। ठीक है, अब ये बैंक ने सोचा चलो ये कंपनी लिक्विडेशन में गई है, अपना भी पैसा लेके आ जाते इससे। बैंक गई यहां पर टर्कवॉन्ड के पास में, ये बॉन्ड लेकर के बोले ये देखो ये मेरे पास बॉन्ड है, मेरे को पैसा दे दो। टर्कवॉन्ड ने बोला ठीक है मिल जाएगा, पहले मेरे को सब कुछ चेक कर लेने दो। टर्कवॉन्ड ने मेमोरेंडम देखा पहले कि कंपनी को बोरोवल की पावर्स थी क्या, वो बोरोवल की पावर्स थी कंपनी को। अगर वो नहीं रहती थी तो क्या ये बैंक ये 2000 का क्लेम कर सकती थी क्या, कर सकती थी क्या, नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस केस में तो ये बैंक ने जो पैसा दिया है वो वैलिड ही नहीं रहता था। बैंक ऐसा समझा जाता था कि बैंक ने मेमोरेंडम देखा है और मेमोरेंडम में पता है कि बोरोवल नहीं कर सकती कंपनी, तो वो वॉइड हो जाता था। ठीक है, बट यहां पर टर्कवॉन्ड ने देखा मेमोरेंडम में पावर तो है। दूसरी चीज वहां पर क्या था, एक रिजोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड था। ठीक है, रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड था इंटरनली कंपनी में पास होने का, कि हाँ भाई डायरेक्टर्स को ये पावर है और इतना इतना अमाउंट बोरो कर सकते हैं। टर्कवॉन्ड ने देखा कि ये रिजोल्यूशन इंटरनली पास तो हुआ है, बट रिजोल्यूशन में नहीं क्या अमाउंट लिखा हुआ नहीं है, कितने अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं। टर्कवॉन्ड क्या बोला बैंक को, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायर्स है, हम पैसे नहीं देंगे। बैंक क्या बोली कोर्ट में जाकर के, मैंने मेमोरेंडम देखा था जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब तुम्हारा इंटरनल रिजोल्यूशन क्या था, कैसे पास हुआ, उसमें अमाउंट नहीं मेंशन किया गया, किसी ने साइन की नहीं की, ये मेरे को कहां से पता चलेगा, ये मेरे को पता चल सकता है क्या, वो पब्लिक डोमेन की चीजें है क्या रिजोल्यूशन वगैरह, नहीं। तो वहां पर मेरे को कोई चीज वो मालूम नहीं पड़ सकती, मैंने जो देखना था वो मैंने देखा बरोबर, और इसलिए तुमको मेरे को पैसे देना पड़ेगा। कोर्ट ने भी बैंक को सही ठहराते हुए बोला कि हाँ बैंक की बात बरोबर है, कंपनी ने दैट इज टर्कवॉन्ड ने बैंक को पैसे देना पड़ेगा। The company had given a bond drawing on its current account under the company's seal signed by two directors secretary. When the company was sued, it was alleged that directors only had the power to borrow up to an amount authorized by resolution. Resolution had been passed but not specifying how much. It was held Royal British Bank could enforce the terms. Bank could not be deemed to know
which ordinary resolution passed because these were not registrable. जो चीजें पब्लिक डोमेन में रहती है, जो रजिस्टर होती है बाहर वालों के साथ, मतलब जो बाहर वालों को अवेलेबल रहती है, रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर होती है, सिर्फ वो ही देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन की रहती है, आउटसाइडर की. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग. ठीक. नाउ डॉक्ट्राइन तो अच्छा है, रूल तो अच्छा है, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, बट ये डॉक्ट्राइन के नहीं, क्या कुछ एक्सेप्शंस है. हर एक केस में इसमें आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. कौन से केसेस है, कौन से एक्सेप्शन है, दिए है अपने को. एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इट इज इंपॉर्टेंट टू पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी. They are entitled to assume that the acts of the directors and other officers are validly performed. So long as the act is valid, they are entitled to assume that it has been done in the manner required. वापस से एक शॉर्ट में उन्होंने इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि जो इंटरनल वर्किंग है वो बाहर वाले को वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, वो एंटाइटल्ड है अज्यूम करने के लिए जो इंटरनल चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही हुई है. पर इसके एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस. देखो, आपको देखना चाहिए था, बरोबर, मेमोरेंडम एसोसिएशन. जो चीजें आपके डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो आपकी देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मान लिया. पर अगर आपको उसके बारे में किसी और तरीके से पता था कि भाई कंपनी ये नहीं कर सकती, भले ही वो पब्लिक डोमेन की चीज नहीं थी, बट फिर भी आपको पता था कि कंपनी नहीं कर सकती, फिर भी आपने किया, तो आप फिर वहां पर ये प्रोटेक्शन इंडोर मैनेजमेंट का क्लेम नहीं कर सकते. Rule does not protect any person when the person has noticed whether actual or constructive of the irregularity. फॉर एग्जाम्पल, ए ने कंपनी को पैसे देना था, नहीं तो जान दो, केस लॉ के थ्रू ही देखते हैं अपन. हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. यहां पर क्या हुआ था? डायरेक्टर ने खुद को अलॉटमेंट कर लिया था. खुद को अलॉटमेंट कर लिया था काय का? डिबेंचर्स का. डिबेंचर्स मतलब पता है? डिबेंचर्स मतलब बेसिकली डेट जो है, खुद को अलॉटमेंट कर लिया था, दैट इज डायरेक्टर ने काइंड ऑफ पैसे दे दिए थे कंपनी को. ठीक है. अब यहां पर, वहां पर क्या लिखा हुआ था कि डायरेक्टर को या बेसिकली किसी भी पर्सन को कंपनी के पास में जो पावर है ना, वो कोई भी पर्सन मैक्सिमम 1000 तक का अमाउंट दे सकता है कंपनी को. दैट इज टू से कंपनी को 1000 तक की ही बोरो करने की पावर है. ठीक है. अगर उसके ऊपर का चाहिए आपको, तो वहां पर सारे डायरेक्टर्स का आपको जो है अप्रूवल लगेगा. बट ये डायरेक्टर ने क्या किया? खुद को अलॉट कर लिया डिबेंचर्स 3500 के. राइट. दैट इज 3500 की डेट दे दी कंपनी को. अब बाद में जब पैसे वापस लेने की बात आई ना, तो वहां पर क्या डिसाइड हुआ कि बाकी सारे जो डायरेक्टर्स थे ना, वो बोले हम पैसा नहीं देंगे तेरे को. ठीक है. डायरेक्टर ये वाला गया कोर्ट में, बोले इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट ये इंटरनल रूल था, इंटरनली ही डिसाइड होना चाहिए था, और मतलब मैं कैसे जान सकता हूं इंटरनली की डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए थी, ये सब. कोर्ट ने क्या बोला उसको? अरे पागल, तू ही तो डायरेक्टर है, ये चीज तेको पता होनी चाहिए थी, तेको पता थी, फिर भी तूने जबरदस्ती खुद को ज्यादा का अमाउंट अलोकेट कर लिया. अब तू जबरदस्ती इंडोर मैनेजमेंट क्लेम नहीं कर सकता. तेको पता था कि 1000 से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर भी तूने किया. अब तू सिर्फ रूल का फायदा उठाकर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता. वहां पर एक्चुअली सारे डायरेक्टर्स की प्लस जनरल मीटिंग की असेंट रिक्वायर्ड
थी, जो कि ली नहीं गई थी। वैसा ही मॉरिस वर्सेस कांसिन में भी हुआ था। ए बी सी 3 लोग थे। मीटिंग में किसी भी पर्सन को शेयर अलॉट करने के लिए तीनों का अप्रूवल जरूरी था, बट यहां पर क्या हुआ, सिर्फ सी को बिना बताए ए और बी ने आपस में मिलकर के अलॉटमेंट कर लिया। ठीक है, यहां पर बाद में जो है सी ने बोला ऐसा कैसा कर लिया तुमने, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, इंडोर मैनेजमेंट, राइट। इंटरनली कैसे क्या सब डायरेक्टर्स होना चाहिए था, हमको नहीं मालूम। अगेन कोर्ट ने वही बोला कि डायरेक्टर्स तुम ही तो हो, राइट, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए थी, और इसीलिए तुमने जो अलॉटमेंट किया है आपस में वो वैलिड नहीं है। एकदम अपन बहुत ज्यादा डिटेल स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे हैं केस में, बट ऐसा उसका पूरा सारांश था। दूसरा, सस्पिशियन ऑफ इरेगुलरिटी। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है दाल में कुछ तो भी काला है, मतलब देयर इज समथिंग इरेगुलर, ये बरोबर नहीं है, ऐसा अगर सर्कमस्टांसेस से दिख रहा है, तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन की क्या ड्यूटी रहेगी कि वो थोड़ी सी इंक्वायरी करे, प्रॉपरली डिलीजेंटली पूछे करे, उसके बाद में वो ट्रांजैक्शन करे। अगर उसने बिना कोई ऐसा कुछ पूछे ट्रांजैक्शन कर लिया तो वहां पर उसको इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ए ने क्या किया, एक कंपनी के अकाउंटेंट से कंपनी की एक प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब आइडियली एक कंपनी के जूनियर अकाउंटेंट को प्रॉपर्टी बेचने का राइट रहना चाहिए क्या? किसके पास में नॉर्मली राइट रहना चाहिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने का? डायरेक्टर्स के पास में। बट यहां पर इसने अकाउंटेंट ने बोला कि मेरे पास राइट है और मैं बेच दे रहा हूं, तेको तू खरीद ले। अब आइडियली ए ने क्या करना चाहिए था, इंक्वायरी करना चाहिए था, सही में उसके पास में पावर है या नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दी गई है क्या, वो उसने कुछ इंक्वायरी किया नहीं। बाद में पता चला अकाउंटेंट को कोई पावर ही नहीं थी बेचने की। अब यहां पर ए क्या बोला, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनली क्या होना चाहिए था वो तुम्हारा मैटर मेरे को नहीं मालूम। बट कोर्ट ने क्या बोला, यहां पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि तूने पूछना तो भी चाहिए था सामने वाले को कि भाई सही में उसको पावर है या नहीं, तूने इंक्वायरी करना चाहिए था, कंपनी के डायरेक्टर्स को पूछना चाहिए था। तो ऐसे ही किसी से भी कुछ भी कर लेगा क्या ट्रांजैक्शन, तेरा वो गलत है, बिना इंक्वायरी किए किया हुआ, वहां पर तेरे को इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। Doctrine in no way regards those who behave negligently where the person dealing is put upon inquiry. For example, transaction is unusual or not in the ordinary course. It is the duty of outsider to make the necessary inquiry. Basically, careful, open mind से अगर कहीं पर सस्पिशियन है तो वहां पर सिचुएशन के हिसाब से इंक्वायरी वगैरह करके उसने ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहिए। Circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite the inquiry. आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा, ये जो है केस लॉ था, वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्टेड ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम अकाउंटेंट, द ट्रांसफर वाज हेल्ड वॉइड। प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी दैट द अकाउंटेंट हैड ऑथोरिटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर। ऐसा एक और केस लॉ था, हॉटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थार्ड लोवे एंड विल्स। यहां पर क्या हुआ था, मिस्टर ए ये डायरेक्टर थे एक्स लिमिटेड में भी और वाई लिमिटेड में भी, ठीक है। अब वाई लिमिटेड का नहीं क्या, एक बेसिकली वेंडर था मिस्टर पी, इसको वाई लिमिटेड ने पेमेंट करना था, ठीक है। अब वाई लिमिटेड कंपनी में नहीं गया, थोड़ी सी कैश की दिक्कत थी, कैश क्रंच था, तो ये मिस्टर ए ने क्या किया, वाई के जगह एक्स लिमिटेड से उसको पेमेंट करवा दिया। पी ने वो पेमेंट एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या यहां पर पी ने सही किया है? क्या करना चाहिए था पी ने?
उसने एटलीस्ट इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि मैंने तो, मेरा वेंडर, हमारा डीलिंग वाई के साथ में है, मेरे को एक्स से पेमेंट कैसे आ रहा है, ये सब पूछना चाहिए था, जो कि उसने नहीं पूछा। तो यहां पर इसको जो है बाद में कोई इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहां पर अलाउ कर दिया तो यहां पर तो फिर ऐसे कोई भी डायरेक्टर अपने मर्जी से कुछ भी करेगा। Where a person holding directorship in two companies agree to apply money of one in the debt of other, court said it was something so unusual that plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the person had authority in fact to make it. Any other rule would place limited companies without any sufficient reason for doing so at the mercy of servant or agent who should purport to contract on their behalf. एंड थर्ड इज फोर्जरी। फोर्जरी के केस में भी इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। इंडोर मैनेजमेंट applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. देखो क्या होता है, एक केस लॉ जो अपने को दिया हुआ है, वहां पर क्या हुआ था, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। यहां पर मिस्टर ए ने कुछ तो भी अपना शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करवाना था किसी दूसरे को, बी को फॉर एग्जांपल। अब पहले प्रोसेस ऐसा था कि वहां पर प्रॉपर कंपनी में जाकर कंपनी सेक्रेटरी की साइन वगैरह, डायरेक्टर की साइन, सब कुछ लगती थी। कंपनी का एक सेक्रेटरी था, कंपनी सेक्रेटरी, उसने क्या किया, ये ट्रांसफर पर नहीं किया, खुद की साइन भी किया और दो डायरेक्टर्स की साइन भी खुद ने ही झूठी साइन मार दिया, फोर्ज्ड सिग्नेचर उसने कर दिया। अब यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, ये फोर्जरी सिग्नेचर है तो ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है। अब ए और बी क्या बोले, बोले इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनली उनका क्या मैटर हुआ ये हमको कैसे पता चलेगा। कोर्ट ने उनको क्या बोला, बरोबर है, तुम्हारी बात बिल्कुल बरोबर है कि तुमको नहीं पता चलेगा कि इंटरनली उसने गलत मारा है, बट उसने गलत मारा है, तुमको पता नहीं है, सब बरोबर है, बट इसके वजह से हम गलत चीज को सही कैसे बोल सकते हैं, राइट। फोर्ज, वो डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्ज्ड है, गलत सिग्नेचर है। अब वो फोर्ज्ड है तो हम उसको फिर वैलिड कैसे मान ले, नहीं मान सकते। यहां पर हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। अब बाद में दूसरा डैमेजेस वगैरह जो क्लेम करना है वो कर लो, बट हम इसको तो सही नहीं मान सकते। ऐसे सारा जो है डॉक्ट्राइन है। चलो लास्ट पार्ट पे चलते हैं, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। देखो, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट है, काइंड ऑफ अपने को थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले अभी पिछले कुछ 2-3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं आए हैं इस पर, बट स्टिल आ सकते हैं। प्रोसेस का पहले डायरेक्ट 6-7 मार्क का क्वेश्चन पूछते थे, वो आजकल थोड़ा कम हो गया है वो ट्रेंड, बट स्टिल अपने को लर्न होना ज़रूरी है। पहले उन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा अपने को प्रमोटर्स के बारे में बताया है। प्रमोटर ये कौन सा प्राणी है, प्रमोटर मतलब a person who has been named as such in the prospectus identified by the company in the annual return referred to in section 92। प्रमोटर वो पर्सन है जो कि एज अ प्रमोटर जिसका नाम दिया गया है कहां पर, प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में, जो कंपनी एनुअल रिटर्न भरती है, या फिर who had the control over the affairs डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, किसी भी तरीके से उसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल है तो वो, या फिर इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्शंस बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट, अगर उसके हिसाब से बोर्ड वगैरह एक्ट करता है तो वो पर्सन भी प्रमोटर कहलाया जा सकता है। ये हो गई प्रोविजन की बात। सिंपल टर्म्स में डायरेक्ट प्रमोटर मतलब कौन, एक कंपनी ऑब्वियसली खुद से तो नहीं बनती, शुरुआत में कोई ना कोई तो होगा जो आइडिया बनाता है पूरा।
कंपनी रजिस्टर करवाता है, राइट? वो जो पर्सन होता है ना, वो एक्चुअली फॉर्म द कंपनी, हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग, सारे स्टेप्स लेता है रजिस्ट्रेशन के, वो पर्सन कहलाया जाता है प्रमोटर। वो पर्सन नॉर्मली होता है प्रमोटर। अब यहां पर देखो, जो पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है ना, जैसे सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट, उनको अपन प्रमोटर नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल अपन कंपनी बनाते हैं, अब हर किसी को कंपनी बनाते आता है क्या? प्रोसीजरल एस्पेक्ट सबको आता है क्या उसका? नहीं। उसके लिए जो प्रोसेस लगती है, रजिस्ट्रार को जो एप्लीकेशन करना पड़ता है, वो जो उसमें काम करते हैं उनको ही आता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों को थोड़ा उसका नॉलेज होता है। अब यहां पर वो लोग जो काम कर रहे हैं, क्या फिर उनको बना वो रहे हैं प्रोसीजरल? तो क्या उनको प्रमोटर बोला जा सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल एक कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ना फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, अगेन कुछ बेसिक चीजें अपने को दी है कि पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए? 7 या उससे ज्यादा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 रह सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन ही सफिशिएंट है। नाउ सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन। कैसे क्या होगा इनकॉर्पोरेशन? सबसे पहली चीज, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। आपने क्या करना होगा? आपने रजिस्ट्रार के साथ में डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल करनी होगी, नीचे जो दी हुई है वो सारी। ठीक है, कौन से रजिस्ट्रार के साथ में? जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहने वाला है या ऑलरेडी है। रहने वाला ही है बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी है तो मतलब ऑब्वियसली रह तो नहीं सकता, बट पहले ऑलरेडी आपका कुछ ऑफिस वगैरह है, तो वैसा आप जो भी ज्यूरिसडिक्शन में आप रजिस्ट्रार के आते हो वो। कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी? पहला, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जो सारे सब्सक्राइबर्स है उन्होंने साइन करके वो देना होगा। दूसरी चीज क्या देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। किसने देना है डिक्लेरेशन? बाय अ पर्सन एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अपन ने अभी बोला ना, जो फॉर्मेशन जो कर रहा है एज अ प्रोफेशनल, वो पर्सन ने भी देना पड़ेगा, प्लस बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, प्लस कंपनी का जो डायरेक्टर बन रहा है, मैनेजर या सेक्रेटरी, इनमें से कोई भी एक पर्सन ने भी ये जो है ये डिक्लेरेशन देना होगा। क्या डिक्लेरेशन में देना होगा? दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स of this act and rules in respect of registration and precedent incidental matters complied with। जो भी चीजें जरूरी थी रूल्स के हिसाब से, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोसीजर पहले या बाद में करने की जरूरत है, हम सब ने वो चीज कर ली है। दूसरा, एक और डिक्लेरेशन देना होगा बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जो भी लोग मेंबर्स बन रहे हैं, दैट इज टू से मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, राइट? एंड जो कि पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर बन रहा है एट दैट टाइम, उन्होंने क्या करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि हम कन्विक्टेड नहीं है कोई भी ऑफेंस में रिलेशन टू फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, ड्यूरिंग लास्ट 5 years हम गिल्टी नहीं पाए गए हैं फॉर एनी फ्रॉड और मिसफिशंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट में या प्रीवियस कंपनीज 1956 के एक्ट में हमने लास्ट 5 years में कोई फ्रॉड, मिसफिशंस, इसके लिए हमको गिल्टी नहीं पाया गया है। एंड लास्टली, ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड आर ट्रू एंड करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से, जो हमारे नॉलेज में बेस्ट है, वो सही है। बेसिकली हम सब अच्छे इंसान हैं, सब कुछ हमने किया है, कोई हमने गलती पहले नहीं की है और सब कुछ हम सही सही बोल रहे हैं, ऐसा सेकेंड डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद में और क्या देना होगा आपको? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक भी आपको कुछ करस्पॉन्डेंस के लिए डिटेल्स तो लगेगी ना। रजिस्ट्रार को कोई इंफॉर्मेशन मांगनी होगी आपसे या और कोई कम्युनिकेशन भेजना होगा, तो तब तक के लिए एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। उसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर द मेमोरेंडम। जो भी पर्सन मेंबर बन रहे हैं उनकी सारी डिटेल, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ये सारी चीजें देना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कोई और कंपनी इस कंपनी में मेंबर बन रही है तो उसकी भी सारी डिटेल्स सब कुछ देना पड़ेगा। देन द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द सब्सक्राइबर नहीं चाहिए आपके इसमें, वो चाहिए फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आपके इसमें वो गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, है ना, एज द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम।
उसके जगह इट शुड बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो भी फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं उनके सारे पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स, नाम, सरनेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी पर्सन डायरेक्टर बनता है उसको एक डिन लेना पड़ता है, DIN, वो सारी डिटेल्स, उसकी नेशनलिटी, एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी गिवन। देन पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं वो अगर और कहीं पर उनका कोई इंटरेस्ट है, कहीं और वो पार्टनर है, डायरेक्टर है, कुछ है, तो वहां के सारी डिटेल्स बताना पड़ेगा, प्लस उनकी कंसेंट कि वो रेडी है डायरेक्टर बनने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फाइल कर दी तो क्या होगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा एंड एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इस सर्टिफिकेट आपका मतलब बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट रहता है कंपनी का। उस सर्टिफिकेट पे नहीं गया, एक CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जैसे अपना आधार वगैरह होता है वैसे उनका एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट नंबर उसकी आइडेंटिटी के लिए अलॉट किया जाता है कंपनी को। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, जब तक कंपनी चालू है तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसने मेंटेन करके रखना होगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, राइट। जो भी उसने ओरिजिनली फाइल किए थे सारे, उसकी कॉपीज वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह सब चीजें उसने मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन अगर आपने इनकॉर्पोरेशन करते टाइम पर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है या फिर मटेरियल फैक्ट्स छुपाए हैं, उस टाइम का क्या होगा, देन इफ एनी पर्सन फर्निशेस फॉल्स इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ विच ही इज अवेयर, उसने जानबूझकर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया है, तो ही विल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, उस पर फ्रॉड के लिए वो लायबल रहेगा। दूसरा, अगर कंपनी रजिस्टर हो गई है, चल रहा है कंपनी का काम, बाद में ध्यान में आया कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ था ना उस टाइम पर किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया था, तो क्या होगा, वेर इट इज प्रूव्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन दैट company got incorporated furnishing false or incorrect information, then the promoter, the person named as first director and the person making declaration shall be liable for fraud। यहां पर जो प्रमोटर है, जो फर्स्ट डायरेक्टर बना था वो, प्लस ऊपर जो डिक्लेरेशन जिसने दिया था ना वो पर्सन, सब कोई लायबल रहेगा फॉर फ्रॉड। अब कंपनी बनने के बाद में ऐसा ध्यान में आया तो फ्रॉड के लिए तो लायबल रहेंगे, प्लस उसके बाद में अब कंपनी का फिर क्या किया जाए, उसके लिए नहीं, क्या एक ट्रिब्यूनल जो एक अथॉरिटी होती है वो ऑर्डर पास कर सकती है। क्या ऑर्डर दे सकती है वो, ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बीइंग सेटिस्फाइड द सिचुएशन वारंट्स पास सच ऑर्डर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग चेंजेस इन मेमोरेंडम आर्टिकल्स इन पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। जो उसको लगता है कि अभी बेस्ट है फॉर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, राइट, जो बेस्ट है पब्लिक के लिए, मेंबर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, अकॉर्डिंगली वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है। मेमोरेंडम में चेंज कर दो, आपके ऑब्जेक्ट बदल लो, आर्टिकल्स में चेंज कर दो, राइट। प्लस और क्या ऑर्डर दे सकती है वो, कि हर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। वैसे क्या रहती है, लिमिटेड अप टू द शेयर वैल्यू, शेयर की अमाउंट तक, अनपेड वैल्यू के, बट वो बोल सकता है आपने फ्रॉड करके किया था ना इनकॉर्पोरेट, आपको अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। हो सकता है वो रजिस्ट्रार को बोले कि इसका नाम ही निकाल दो रजिस्टर से कंपनी का। ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी बंद करो, वाइंड अप कर दो, और सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। बट ये ऑर्डर देने के पहले दो चीजें जरूरी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है कंपनी को, एंड दूसरा जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस एंटर किए गए हैं कंपनी द्वारा वो सब भी उसने कंसिडर करना चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपरली ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर देना चाहिए। देन सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस, ये क्या है, एक बेसिकली फॉर्म का नाम है ये, स्पाइस एंड स्पाइस प्लस। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज किया जाता है। उनका बोलने का यहां पर बस पर्पस क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ बिजनेस। एमसीए ने सिंप्लीफाई की है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन।
पहले जो है सब फिजिकली करना पड़ता था, बट अब जो है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनिशिएटिव लेकर के सब कुछ किया है। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्टर हो गई कंपनी, क्या हो जाएगा? इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। जो अपन ने फीचर्स देखे थे ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, लाइबिलिटी उसकी अलग, मेंबर्स अलग, वो अलग, लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड रहेगी अप टू द शेयर वैल्यू, जो अनपेड वैल्यू, वही सब चीजें वापस से यहां पर बार बार दी हुई है अपने को। कंपनी शैल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेट कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा उसके पास, खुद के नाम में वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, स्यू कर सकती है वो दूसरे को, कंपनी को स्यू किया जा सकता है। देन इट बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स। ये अलग अलग केस लॉ में वापस से वो चीजें ऊपर की लाइन मतलब रेफरेंस आया था, इसलिए अपने को दिया है। शेयर होल्डर जो शेयर्स बाय करता है डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, बट इन सर्टेन केसेस अ रिट पिटीशन विल बी मेंटेनेबल। देखो ये पॉइंट क्या बोलता है कि वैसे तो शेयर होल्डर का कंपनी के प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता, वो कंपनी की प्रॉपर्टी अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता, बट वो कभी कभी क्या कर सकता है, अगर उसको ध्यान में आया कि डायरेक्टर जो है वो गलत तरीके से कंपनी की एसेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो केस कर सकता है कि भाई डायरेक्टर्स को बोलो सही तरीके से कंपनी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उतना उसका हक है। रिट पिटीशन मतलब केस, बेसिकली ऐसा समझो। इसके अलावा असेट्स पर वो कुछ अपना राइट नहीं जता सकता। Company on registration acquires a separate existence distinct from the members. Company may purchase shares of another company and thus become a controlling company. देखो ऐसा हो सकता है कि A ने B से फॉर एग्जाम्पल पैसे लेने थे, ठीक है, या इसको पैसे देने थे, कोई भी था। अब A ने क्या किया, B कंपनी को एक्वायर ही कर लिया, B के सारे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो क्या अब ये जो डेट देना था या लेना था ये भी खत्म हो जाएगी क्या? क्या लगता है? ए ने बी को फॉर एग्जाम्पल पैसा देना था, उसने क्या किया, बी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, पूरे शेयर्स उसके 100% खरीद लिए। तो क्या अब ए और बी दोनों एक ही हो गई क्या? दोनों एक ही हो गई क्या? भले ही पूरे शेयर्स उसके एक कंपनी ने ले लिए, बट स्टिल इसकी अपनी आइडेंटिटी है और इसकी अपनी आइडेंटिटी है। ये जो डेट वगैरह ड्यू थी वो अभी भी वैसी ही रहेगी। यहाँ पे केस लॉ में एक्चुअली जो मेंबर्स थे, बाहर के आउटसाइडर्स थे, उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं अब तो ये दोनों एक ही हो गई है, अब इनके बीच में कोई डेट है ही नहीं, राइट। तो वो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और वो डेट उनके बीच में अभी भी रहेगी। Merely because company purchases all shares of another, it will not means of putting an end to the corporate character of another. Spencer and Company Limited versus Madras versus CWT Madras. Then Heavy Electrical Union versus State of Bihar. यहां पर एक और चीज क्या डिस्कस हुई थी या डिसाइड हुई थी कि हो सकता है कि पूरा का पूरा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला हो, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह में होता है। हो सकता है शेयर्स उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में हो, राइट। अब शेयर जो है किसके नाम में होल्ड करेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट जो है उसके नाम में शेयर्स, उनके नाम में शेयर्स हेल्ड हो, राइट। तो इसका मतलब क्या वो कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट की या प्रेसिडेंट की एजेंट है क्या? नहीं, वो अलग पर्सन है, कंपनी अलग पर्सन है। It does not make any difference in the position registered company. It does not make the company agent of either president or the central government. And lastly, effect of memorandum and articles. क्या बोलते हैं, जैसे ही रजिस्टर हो जाती है ना कंपनी एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रजिस्टर हो जाते हैं, वैसे ही
it shall bind the company and members thereof to the same extent as they have been signed by the company and each member. देखो पहले मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम को, साइन वगैरह की है, बरोबर, पर अभी तक उनके बीच में कोई अग्रीमेंट मतलब बाइंडिंग लीगल लॉ के नजरों में कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है। पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया वैसे कंपनी एक पर्सन बन गई, मेंबर्स एक पर्सन। अब जो उनके बीच में वो मेमोरेंडम वगैरह में जो भी लिखा है वो एनफोर्स किया जा सकता है एंड वहां पर दोनों का अपनी अपनी जैसी ड्यूटीज उन्होंने प्रॉमिस की है वैसी रहेगी। अगर कोई मेंबर ने बोला था मैं पैसे दूंगा कंपनी को, तो अब वो कंपनी उससे रिकवर कर सकती है। ऑल मनीज पेएबल बाय एनी मेंबर शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। पहले तो कंपनी का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, बट जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ वैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऑनलाइन गाइस, एवरीथिंग फाइन टिल नाउ? ओके, चलिए। Here we complete one more important act, Companies Act 2013. इंपॉर्टेंट है, कंपेयर टू सोगा एंड पार्टनरशिप थोड़ा छोटा है, अच्छे से करिए। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत सारे पॉइंट्स है, बट स्टिल कंपेयर टू अदर एक्ट्स कम है एंड इसको अच्छे से अपने को करना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स।
ओके ओके कंचन।
ओके स्टॉप। हुआ क्या सबका? एक वर्ड में क्विकली आंसर देंगे कि वेदर इट इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट। यस और नो। बाकी लोग सब ओके। देखो क्या बोल रहे हो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है विद अ पेड अप कैपिटल 35 लाख, टर्नओवर 2.5 करोड़। वेदर कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑल्सो डिस्कस स्मॉल कंपनी। तो पहले अपने को यहां पर स्मॉल कंपनी की प्रोविजंस लिखनी पड़ेगी, स्मॉल कंपनी मतलब क्या है, उसके बाद में जो है वहां पर कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू दैट देना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 मींस कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। ये कितने लोगों ने मिस किया ऑनेस्टली बताओ? अदर देन पब्लिक कंपनी किस किसने नहीं लिखा? मेजॉरिटी सब में। स्मॉल पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, बट अपन बार बार मिस कर देते हैं। अपने को ध्यान में आते हैं सिर्फ दो ही पॉइंट, टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल, बट यहां पर शुरुआत में ही अदर देन पब्लिक कंपनी आ जाता है वो। ठीक है, तो पहले तो अदर देन पब्लिक कंपनी, दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड मोर देन नॉट मोर देन 10 करोड़। 4 करोड़ अभी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, वो आगे चल करके गवर्नमेंट उसकी लिमिट बढ़ा सकती है, अप टू 10 करोड़ कर सकती है। अपने लिए क्या रिलेवेंट है, 4 करोड़। और टर्न ओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, या फिर उसको हायर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, अप टू 100 करोड़ गवर्नमेंट कर सकती है। इसके फर्दर एक्सेप्शंस आपको ये भी लिखना जरूरी है। देखो स्मॉल कंपनी उन्होंने बोला है डिस्कस द स्मॉल कंपनी, तो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी उसमें, कंपनी का पहले सारी प्रोविजंस प्लस उसमें एक्सेप्शंस जो है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड कंपनी, और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ये सब चीजें आपके आनी पड़ेगी आंसर में। देन इन द इंस्टेंट केस वो तो इजी है, 35 लाख एंड 2.5 करोड़ ही है उसका टर्नओवर, उस केस में इट कैन डेफिनेटली अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी एज बोथ द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक है, अच्छा अगर इसका पेड अप शेयर कैपिटल रहता था 35 लाख और टर्नओवर रहता था 45 करोड़, तो क्या ये अवेल कर सकती थी क्या लिमिट या फिर स्टेटस स्मॉल कंपनी का? पेड अप शेयर कैपिटल 35 लाख ही रहता था बट टर्नओवर 45 करोड़ रहता था, तो आंसर इज नो, राइट, क्योंकि सब कंडीशंस जो है वो फुलफिल होना जरूरी है, इट्स नॉट और, उस सारी कंडीशंस क्यूमुलेटिव है, सारी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपनीज एक्ट के देखिए एक बार अच्छे से करिए। 2 मिनट में अपन चालू करते हैं न्यू थिंग एलएलपी एक्ट।
चलिए, LLP एक्ट 2008